देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम वो जो जानना जरूरी है। वो जो जानना जरूरी है में आज हम बात करेंगे उस विषय पर जो 1950 के दशक से शुरू हुआ और आज तक बना हुआ है। चीन को देखकर कभी कभी उस मीम की याद आ जाती है। प्यारा सा एक बच्चा चारों ओर उंगली दिखाते हुए कह रहा है, तू भी मेरा है, ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, सब कुछ मेरा है। और वो तो मेरा था ही। साल 2017 की बात है। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने चीन के साथ बॉर्डर तनाव के मसले पर कहा था, भारत 2.5 मोर्चों पर लड़ाई के लिए तैयार रखे। चीन के विदेश मंत्री का जवाब आया, इतिहास यानी 1962 का युद्ध। इसी मुद्दे पर सवाल जवाब के दौरान अब चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा गया, डोकलाम के मुद्दे पर भूटान के सवाल का चीन के पास क्या जवाब है। तो प्रवक्ता ने लगभग इसी लहजे में बोला, अरे डोकलाम वो तो हमारा था ही, इसलिए हमने कहा चीन को देखकर मीम याद आता है। अरुणाचल प्रदेश मेरा, ताइवान मेरा, भूटान मेरा, साउथ चाइना भी मेरा और अक्साई चीन वो तो मेरा ही था ही। मीम और असलियत में अंतर यह है कि चीन प्यारा सा बच्चा नहीं है, महाशक्ति है। इस सच से हम कतई इंकार नहीं कर सकते। इसलिए साल 2023 ब्रिक्स सम्मेलन के तुरंत बाद जब चीन अपना नक्शा जारी करता है, हम कतई इस फेर में नहीं रह सकते कि ये तो चीन हमेशा करता रहता है। अपने हिस्से की बात हमें कहानी होगी और उसके लिए पहले अच्छे से समझनी होगी। सबसे पहले नाम से शुरू करते हैं। अक्साई चीन में जो चीन है उसका मतलब चीन नहीं है। 19वीं सदी में ये नाम मोहम्मद अमीन नाम के एक विगर मुसलमान ने दिया था। अमीन एक गाइड था जिसने रॉबर्ट, हरमन और अडोल्फ नाम के 3 भाइयों की इस इलाके को तलाशने में मदद की थी। ये तीनों भाई जर्मन थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कहने पर इस इलाके का मुआयना करने आए थे। एथनोलॉजिस्ट प्रेस्टोनी नाम की किताब में डच भाषाविद जॉर्ज वैन रियम लिखते हैं, अमीन ने इस जगह को नाम दिया था अक्साई चोल, विगर भाषा में जिसका मतलब होता है पत्थरों वाला सफेद रेगिस्तान। बाद में यही नाम अंग्रेजी में अक्साई चीन के नाम से फेमस हो गया। और नाम के बाद अब बात नक्शे की। अक्साई चीन का नक्शा आप सभी ने देखा होगा। भारत में ये लद्दाख का हिस्सा है, लेकिन चीन इसे हमेशा अपने शिनजियांग प्रांत का हिस्सा बताता है। शिनजियांग अक्साई चीन से एकदम लगा हुआ है। नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको तिब्बत दिखाई देगा। वहीं अक्साई चीन के उत्तर पश्चिम में सियाचिन पड़ता है। सियाचिन, लद्दाख और अक्साई चीन ये तीनों जिस एक बिंदु पर मिलते हैं वो है काराकोरम पास। काराकोरम पास एक विषय में लद्दाख को शिनजियांग से जोड़ता था। हालांकि ये तब की बात है जब शिनजियांग था भी नहीं। एक तारिम घाटी हुआ करती थी। तारिम घाटी का सबसे बड़ा शहर था खोतान, जिसे हम होतान के नाम से जाना जाता है और स्थानीय लोग इसे गोस्थान भी बुलाते हैं। 1900 के आसपास ओरल स्टाइन नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ प्राकृत भाषा के ग्रंथ मिले। ओरल स्टाइन के अनुसार खोतान को तक्षशिला से आए भारतीयों ने बसाया था। लोक कथाओं के अनुसार ईसा से 300 साल पहले इस शहर का निर्माण हुआ था। कहानी कहती है, सम्राट अशोक के पुत्र को एक बार एक कबीले के किसी आदमी ने अंधा कर दिया, लिहाजा इन लोगों को मौर्य साम्राज्य से निष्कासित कर दिया गया और ये लोग खोतान में जाकर बस गए। कहानी यह भी है कि खुद अशोक के पुत्र ने इस शहर का निर्माण कराया था। कहानियों ने सच का कुछ हिस्सा हमेशा होता है, लिहाजा तारिम घाटी में मिले बौद्ध ग्रंथ इस बात की तस्दीक करते हैं कि इस जगह का भारत से गहरा रिश्ता था। खोतान में 5वीं सदी की एक शिव की पेंटिंग भी मिली है, जिससे बात निश्चित हो जाती है। बल्कि अकादमिक इतिहास से थोड़ा बाहर जाएं तो भारत के पौराणिक ग्रंथों में इस इलाके का जिक्र मिलता है। रोमन भूगोल शास्त्री टॉलमी ने 200 एडी में लिखा कि चीन के पूर्वी हिस्से में उत्तर कोराई नाम की एक जगह है। इस कथन का महत्व समझिए, क्योंकि भारतीय पौराणिक ग्रंथों में उत्तर की तरफ उत्तर कुरु नाम की एक जगह का वर्णन है, जिसका महाभारत में भी जिक्र आता है। बहरहाल खोतान से भारत तक रास्ते की बात करें तो 2 रास्ते थे। पहला काराकोरम दर्रे को पार करते हुए हुंजा तक, और हुंजा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पड़ता है। हुंजा से आगे गांधार और तक्षशिला तक रास्ता जाता था।
एक दूसरा रूट दक्षिण की तरफ जाने के लिए भी था। लेह की तरफ काराकोरम दर्रे से होते हुए सिल्क के व्यापारी भारत में दाखिल होते थे, यानी यह सिल्क रूट का हिस्सा था। शक, कुषाण, हूण भी इसी रास्ते भारत में दाखिल हुए। काराकोरम दर्रे को पार करते ही आप उस स्थान पर पहुंचते हैं जिसे हम दौलत बेग ओल्डी के नाम से जानते हैं। साल 2023 में दौलत बेग ओल्डी लद्दाख में सबसे ऊंची हवाई पट्टी है और चीन के साथ तनाव को देखते हुए भारत ने लेह से दौलत बेग ओल्डी तक एक सड़क का निर्माण किया। दौलत बेग ओल्डी से कच्चा रास्ता लेह तक जाता था और वहां से आगे हिमाचल और तिब्बत तक रास्ता मौजूद था। ये रास्ता बहुत ही दुर्गम हुआ करता था, जिसका जिक्र चीनी यात्री फायान ने अपने संस्मरणों में किया है। इस सब के बीच अभी तक हमने अक्साई चीन इलाके का जिक्र नहीं किया। दरअसल अक्साई चीन वाला हिस्सा बेजान बंजर रेगिस्तान हुआ करता था, इसलिए एक लंबे समय तक इस इलाके पर किसी ने कब्जे की कोशिश नहीं की। अक्साई चीन का सिर्फ एक महत्व था, तारिम घाटी से पश्चिम तिब्बत तक जाने का रास्ता यहीं से गुजरता था, लेकिन सिर्फ व्यापारी कारवा इसका इस्तेमाल करते थे। तिब्बत के हालांकि लद्दाख से काफी पुराने संबंध है। 8वीं सदी में तिब्बत के राजाओं ने लद्दाख पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया था। इसी समय में तारिम घाटी में तुर्कों ने अपना कंट्रोल जमा लिया था। ये सभी राज्य एक दूसरे के अगल बगल में थे और इनमें सत्ता को लेकर खींचतान चलती थी। इसके बावजूद अक्साई चीन ने इलाके पर कब्जे की कोशिश नहीं हुई, क्योंकि यहाँ कब्जा करने लायक कुछ था ही नहीं। 8वीं सदी में चूंकि लद्दाख तिब्बतियों के कंट्रोल में था, इसलिए चीन लद्दाख को भी अपना बताता है, जबकि असलियत यह है कि लद्दाख के इतिहास में लंबे समय तक चीन कहीं भी पिक्चर में नहीं था। बकायदा जिसे शिनजियांग नाम दिया जाता है, वो इलाका भी 18वीं सदी में अस्तित्व में आया, जब चीन के किंग साम्राज्य ने तारिम घाटी और आसपास के इलाके को मिलाकर उसे शिनजियांग नाम दे दिया। इस दौरान भी किंग साम्राज्य ने अक्साई चीन के इलाके में दखल देने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जैसा पहले बताया इस इलाके में रिसोर्सेज नहीं थे, इसलिए ये किसी के काम का नहीं था। अब सवाल यह है कि फिर अक्साई चीन को लेकर पंगा शुरू कहां से हुआ। अक्साई चीन का रोल 19वीं सदी में अचानक बढ़ जाता है, जब शुरुआत होती है ग्रेट गेम की। ग्रेट गेम यानी रूस और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच शहमात का एक लंबा खेल। ब्रिटिशर्स को डर था कि रूस सेंट्रल एशिया में अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता है, जो कि एक वाजिब डर था। इसलिए 18वीं सदी के अंत में तिब्बत और शिनजियांग का इलाका अंग्रेजों के लिए बड़ा महत्व रखने लगा। हालांकि कहानी ग्रेट गेम से भी पीछे जाती है। 18वीं सदी में फ्रांस और ब्रिटेन आपस में गुत्थम गुत्था थे। फ्रांस के सम्राट नेपोलियन ने मैसूर के टीपू सुल्तान के साथ संधि कर भारत में आक्रमण का प्लान बनाया। नेपोलियन ने रूस के जार से मदद मांगी, लेकिन यह आक्रमण शुरू होने से पहले ही फेल हो गया। अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को युद्ध में हराया, वहीं नेपोलियन यूरोप की लड़ाइयों में ही फंस कर रह गया, यानी अब अकेला बच गया रूस। रूस अफगानिस्तान और तिब्बत में एंट्री चाहता था, लिहाजा अंग्रेजों ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी। 19वीं सदी में मध्य तक लद्दाख सिख साम्राज्य के कंट्रोल में था। बाद में कश्मीर के डोगरा सरदार गुलाब सिंह का लद्दाख पर आधिपत्य जमाया। गुलाब सिंह यहीं तक सीमित नहीं रहे। साल 1841 में उनके एक सेनापति जोरावर सिंह कहलूरिया ने तिब्बत पर हमला कर दिया। तिब्बत की मदद के लिए चीन ने किंग सम्राट की सेना आई और इस जंग में कहलूरिया मारे गए। इसके बाद तिब्बती और चीनी फौज ने मिलकर लद्दाख पर हमला कर दिया। लद्दाख पर कुछ दिनों के लिए तिब्बतियों का कंट्रोल हो गया, लेकिन जल्द ही डोगरा फौज ने उन्हें वापस पीछे खदेड़ दिया। सितंबर 1842 में डोगरा साम्राज्य और तिब्बत के बीच एक संधि हुई, जिसे चुशुल की संधि कहा जाता है। संधि में साफ था कि लद्दाख डोगरा साम्राज्य का हिस्सा है और बदले में उन्होंने तिब्बत पर अपना अधिकार छोड़ दिया। इस संधि के 4 साल बाद एक और संधि हुई, अमृतसर की संधि, जो महाराजा गुलाब सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई। इस संधि के तहत जम्मू कश्मीर का राज्य महाराजा गुलाब सिंह को सौंप दिया गया, जिसके बदले में उन्हें एक निश्चित रकम कंपनी को देनी थी। अमृतसर की संधि का अक्साई चीन से एक खास संबंध है, वो ये कि डोगरा महाराजा लद्दाख के पूर्व सारे हिस्से को अपने अंदर लाना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने इसे इनकार कर दिया। उनके मुताबिक लद्दाख में सिर्फ काराकोरम दर्रे तक लद्दाख की सीमा थी।
गुलाब सिंह के बाद महाराजा बने रणबीर सिंह ने इसे मानने से इनकार कर दिया और काराकोरम से 100 किलोमीटर आगे शाहिदुल्ला ने अपनी फौज बिठा दी। शाहिदुल्ला शिनजियांग प्रांत में पड़ता है। रणबीर सिंह ज्यादा दिन यहां पर पोस्ट बरकरार नहीं रख सके और 1867 में उन्होंने अपनी फौज वापस बुलानी पड़ी। यहां तक की कहानी तब तक है जब तक कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। 1857 की क्रांति के बाद कंपनी की जगह ब्रिटिश सरकार ने ले ली और उन्होंने सबसे पहले जो काम किया वो था अपने साम्राज्य का सर्वे करना। इसी सर्वे के तहत पहली बार चीन और भारत के बीच सीमा रेखा की बात शुरू हुई और चूंकि आगे चलकर सारा हंगामा इसी सीमा रेखा को लेकर हुआ, इसलिए इसे अच्छे से समझना जरूरी है। साल 1865 में एक ब्रिटिश सर्वेयर विलियम जॉनसन ने लद्दाख का सर्वे शुरू किया। इस सर्वे के चक्कर में विलियम जॉनसन शाहिदुल्ला तक गए और उन्होंने पूरे लद्दाख का एक नक्शा तैयार किया। इसी सर्वे के दौरान पहली बार गलवान घाटी का भी सर्वे हुआ। लद्दाख के एक गाइड हुआ करते थे गुलाम रसूल गलवान। एक बार जब एक ब्रिटिश सर्वे दल गलवान में भटक गया तब गुलाम रसूल ने उनकी मदद की थी। इसी कारण अंग्रेजों ने इस घाटी का नाम गलवान घाटी रख दिया। लद्दाख का जो नक्शा बना उसी के आधार पर भारत और चीन की सीमा रेखा तय हुई और इसी रेखा को जॉनसन लाइन या आर्डक जॉनसन लाइन कहा जाता है। यही वो लाइन है जो भारत के आधिकारिक नक्शे में चीन और भारत की सीमा रेखा बनाती है, लेकिन चीन इसे नहीं मानता। चीन के नाम मानने के अपने तर्क है। पहला तर्क यह कि यह सीमा रेखा चीन की मंजूरी के बिना बनाई गई, जबकि सच यह है कि चीन तब नेगोशिएशन की टेबल पर था ही नहीं। अंग्रेजों ने आधिकारिक रूप से जॉनसन लाइन को सीमा रेखा माना, लेकिन यहाँ अपनी कोई मिलिट्री पोस्ट नहीं बनाई। उनका एकमात्र मकसद था कि चीन इस इलाके में रूस को एंटर न होने दे। चीन ने इस मामले में दिलचस्पी भी दिखाई और 1899 में उन्होंने शाहिदुल्ला को अपना पोस्ट बना लिया। लेकिन ये इलाका इतना दुर्गम था कि यहाँ सर्दियों में पोस्ट बरकरार रखना काफी मुश्किल साबित होता था। लिहाजा 20वीं सदी की शुरुआत तक अक्साई चीन ने कभी कोई दखल नहीं दिया और 1899 में ब्रिटिश सरकार ने चीन के किंग साम्राज्य को एक नई सीमा का प्रस्ताव दिया, जिसके तहत लगभग आधा अक्साई चीन के हिस्से में जाता। इस रेखा को मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन कहा जाता है। इस नई रेखा के पीछे सोच ये थी कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला एक नेचुरल बॉर्डर है जिसकी सुरक्षा ज्यादा आसान है। इसलिए ब्रिटिश अधिकारियों ने काराकोरम से आगे का एक बड़ा इलाका चीन के हवाले करना चाहा। उन्होंने प्रस्ताव चीन के पास भेजा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वहां से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद अंग्रेज अपने नक्शे में आर्डक जॉनसन लाइन को ही सीमा रेखा के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। 1940 तक नक्शा जो का त्यों रहा। चीन ने भी कोई आपत्ति नहीं की, यहाँ तक कि 1917 से 1933 तक चीन का पोस्टल एटलस जॉनसन लाइन को ही सीमा रेखा दिखाता रहा। बीजिंग यूनिवर्सिटी एटलस से छपने वाले नक्शे भी इसी रेखा को छापते रहे। 1941 में एक बार फिर बदलना शुरू हुई। ब्रिटिश इंटेलिजेंस को खबर मिली कि रूस के अधिकारी अक्साई चीन का सर्वे कर रहे हैं। रूस के इस नए इंटरेस्ट का कारण था सेंग शिकाई नामक एक सामंत, जिसने 1933 में सत्ता पलटकर शिनजियांग पर अपना अधिकार जमा लिया था। सेंग शिकाई के सोवियत रूप से अच्छे संबंध थे और उसी के बिना पर रूस अक्साई चीन में सर्वे करना चाहता था। यहाँ एक बार फिर ब्रिटिश सरकार ने जॉनसन लाइन का हवाला दिया, लेकिन फिर भी अक्साई चीन में कोई मिलिट्री पोस्ट तैयार नहीं की। इस बीच 1947 में भारत आजाद हुआ, तब भी कोई दिक्कत नहीं आई। असली मुसीबत शुरू हुई जब माओ ने चीन में कब्जा कर लिया। 1947 से 1954 तक नेहरू सरकार लद्दाख को नक्शे में अंडी मार्केट दिखाती रही, यानी सरकार सीमा रेखा को लेकर किसी विवाद से बचना चाहती थी, लेकिन विवाद होना तय था, क्योंकि माओ के लिए लद्दाख चीन की 5 फिंगर पॉलिसी का हिस्सा था। 1941 के बाद माओ ने कई भाषण में 5 फिंगर पॉलिसी का जिक्र किया, जिसके अनुसार तिब्बत चीन का दायां हाथ और उसकी 5 उंगलियां सिक्किम, नेपाल, भूटान, अरुणाचल और लद्दाख है। ये पॉलिसी कभी चीन की आधिकारिक विदेश नीति का हिस्सा नहीं बनी। विदेश नीति में पंचशीलता अप्रैल 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए। भोलानाथ मलिक तब आईबी के हेड हुआ करते थे। अपनी किताब में उन्होंने लिखा कि नेहरू चीन के साथ 25 साल का समझौता चाहते थे, लेकिन चीन सिर्फ 8 साल के लिए तैयार हुआ। पंचशील मुद्दे पर जब बातचीत शुरू हुई,
भारत चाहता था कि बॉर्डर सहित सभी मुद्दों पर बात हो जानी चाहिए, लेकिन पंचशील वार्ता में ये मुद्दा न भारत ने उठाया न चीन ने। हालांकि पंचशील के तुरंत बाद एक चीज हुई। 18 जून 1954 को विदेश सचिव को लिखे खत में नेहरू लिखते हैं, कोई भी देश दूसरे देश की भलमनसाहत पर निर्भर नहीं रह सकता। हो सकता है कि कल चीन के साथ हमारे रिश्ते खराब हो जाए, इसलिए हमें सावधानी बरतनी होगी। इसके बाद 1 जुलाई को नेहरू निर्देश जारी करते हुए लिखते हैं कि सीमा से जुड़े हमारे सभी पुराने नक्शे अच्छी तरह जांचे जाने चाहिए। किसी सीमा का संदर्भन दिए बिना हमारे हिस्सों को नक्शों पर चिन्हित किया जाना चाहिए और नक्शे हमारे विदेशी दूतावासों को भेजे जाने चाहिए। इन नक्शों में अक्साई चीन को भारत का हिस्सा दिखाया गया, लेकिन यहाँ नेहरू सरकार ने एक बड़ी चूक कर दी। उन्होंने जमीन पर अक्साई चीन पर कब्जे की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि 1958 तक भारत ने अक्साई चीन के पास एक बॉर्डर पोस्ट तक नहीं बनाई और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। साल 1956 में चीन ने शिनजियांग और तिब्बत के बीच एक पक्की रोड का निर्माण कर लिया, जो अक्साई चीन से होकर गुजरती थी। 1200 किलोमीटर लंबी ये रोड एक साल में तो बनी होगी नहीं, इसलिए ज्यादा संभावना इस बात की है कि चीन काफी पहले से इस रोड का निर्माण शुरू कर चुका था। फ्रेंच पत्रकार क्लॉड आर्पी अपनी किताब में लिखते हैं कि कुछ दस्तावेजों का हवाला देते हुए उन्होंने जिक्र किया, 1951 में पहली बार चीन की सेना ने अक्साई चीन का दौरा किया और 1953 में रोड निर्माण का काम शुरू कर दिया। भारत को इस रोड का पता साल 1957 में चला और 1958 में इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी। जैसे ही भारत में एक खबर फैली, देश में हंगामा शुरू हो गया। इसके अगले ही साल चीन ने तिब्बत में भी खेल कर दिया और दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी। भारत सरकार इसके बाद हरकत में आई और फॉरवर्ड पॉलिसी की शुरुआत हुई, जिसके बाद 1960 में भारत ने दौलत बेग ओल्डी में एक बॉर्डर पोस्ट बनाई और जुलाई 1962 में गोरखा सैनिकों की एक प्लाटून ने गलवान घाटी में पोस्ट का निर्माण कर लिया। इस बीच 1960 में चीन के प्रधानमंत्री चू इनलाई ने भारत का दौरा किया। इनलाई बॉर्डर विवाद पर बात करना चाहते थे। उनका प्रस्ताव था कि अगर भारत अक्साई चीन पर अपना दावा छोड़ दे तो वे NEFA यानी अरुणाचल प्रदेश पर दावा छोड़ देगा। अब तक नेहरू की हालत दूध के जले जैसी हो चुकी थी। यूं भी देश में माहौल चीन के खिलाफ था और नेहरू अपनी पॉलिटिकल कैपिटल तिब्बत और पंचशील पर खर्च कर चुके थे। वार्ता विफल रही। इसके बाद जैसा हम जानते हैं 1962 में पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर लड़ाई शुरू हो गई। अरुणाचल प्रदेश ने चीन और वापस हट गया, लेकिन अक्साई चीन पर उसने अपना कब्जा कभी नहीं छोड़ा। अब आपको अक्साई चीन का राजनीतिक महत्व समझाते हैं। निश्चित तौर पर चीन पर निगरानी रखने के लिए अक्साई चीन की अहमियत काफी अधिक है। चीन के शिनजियांग और तिब्बत को जोड़ता है। मध्य एशिया की सबसे ऊंची जगह है, ऐसे में ऊंचाई पर होने के सामरिक दृष्टि से अहम है। अक्साई चीन से भारत चीन की सेना भारत पर नजर रख सकती है। साल 1950 के दशक में चीन ने सड़क बनाई जो शिनजियांग और तिब्बत को जोड़ने वाली थी। अक्साई चीन पीएम मोदी और उनकी सरकार की रणनीति का कितना अहम हिस्सा है, इसका अंदाजा अमित शाह के उस बयान से भी लगाया जा सकता है जो उन्होंने संसद में दिया था। अमित शाह ने आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद लोकसभा में कहा था कि POK और अक्साई चीन दोनों ही भारत के जम्मू कश्मीर का अहम हिस्सा है। भारत ने साफ साफ चीन से कब्जा खाली करने को कहा था, लेकिन आपको यहाँ से जानना जरूरी है कि साल 1962 में उस वक्त के PM जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, यह भी समझिए। 1962 में युद्ध में हार के बाद नेहरू ने संसद में कहा कि अक्साई चीन में घास का एक तिनका नहीं उगता, वो बंजर इलाका है। अक्साई चीन चीन के कब्जे में नहीं होता। अगर 1950 के दशक में नेहरू सरकार सावधान हो जाती, नेहरू सरकार चीन की घुसपैठ को समय रहते रोक देती, नेहरू सरकार चीन को सड़क नहीं बनाने देती, नेहरू सरकार सैन्य शक्ति की अहमियत समझती, 1962 में भारत की सेना चीन से बेहतर होती। चीन की बॉर्डर विदेश नीति को आप देखोगे तो आपको एक बात समझ आएगी कि अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे को चीन हमेशा एक प्रेशर टेक्निक के तौर पर इस्तेमाल करता है, जबकि असली खेल लद्दाख में है। झड़प की घटनाएं भी इसी एरिया में ज्यादा होती है। आपको बता दूं, मैं साफ तौर पर समझा रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे को चीन हमेशा एक प्रेशर टेक्निक की तरह लेता है। कैसे लेता है? चीन जिस तरह हम किसी को 100 रुपए उधार देते हैं और जब हम उससे 100 रुपए वापस मांगने जाते हैं तो वो हमसे कहता है कि पहले मेरे 500 रुपए वापस करो।
जबकि हमने 500 रुपये उससे कभी लिए ही, वो हमें उस 500 रुपये के खेल में उलझा देता है। ठीक चीन भी वैसा ही कर रहा है। चीन हमें लगातार अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर घेरता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश उसका है ही नहीं, अक्साई चीन भी उसका नहीं है, लेकिन चीन भारत के साथ लगातार एक राजनीति कर रहा है। हमारे आज के खास कार्यक्रम वो जो जानना जरूरी है में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।